हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड आपका स्वागत है हमारे चैनल मेटा एजुकेशन में। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर 1 एंड पेपर 2 को कवर किया है। इस वीडियो में हम पेपर 2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 से आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आई होप आपके लिए पहले वाले जो वीडियोज़ हैं वो भी फ्रूटफुल रहे होंगे और ये वाला वीडियो भी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। विच मैथड कैन बी यूज टू प्रूव द सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज ऑलवेज इवन। किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। हमारे को यहाँ पर चार मेथड दे रखे हैं। फर्स्ट इज प्रूफ बाय इंडक्शन, आगमन विधि द्वारा उपपत्ति। सेकेंड, डायरेक्ट प्रूफ, प्रत्यक्ष उपपत्ति। थर्ड, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, प्रतिवाद द्वारा उपपत्ति। फोर्थ, काउंटर पॉजिटिव प्रूफ, प्रति सकारात्मक उपपत्ति। यहाँ हमें चारों ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है कौन सा ऐसा मेथड यूज करेंगे जिससे हम बता सकें द सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर। जल्दी से आंसर बताइए 51 का क्या होगा। यस, द करेक्ट आंसर इज डायरेक्ट प्रूफ, प्रत्यक्ष उपपत्ति। प्रत्यक्ष उपपत्ति मतलब यहाँ पर हम डायरेक्ट नंबर्स को यूज करके और डायरेक्ट बता सकते हैं कि अगर हमने दो इवन नंबर्स को ऐड किया है, मान लीजिए जैसे 2 एंड 4 को ऐड किया तो आंसर आया 6 विच इज ऑलवेज अ इवन नंबर। ऐसे ही हम और कोई रैंडम इवन नंबर ले सकते हैं, जैसे 52 लिया और उसके अलावा हमने उसमें ऐड किया 8, तो 52 प्लस 8 हमारा आया 60, तो इट इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर। तो ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल देके हम बता सकते हैं कि हाँ, दो इवन नंबर्स को जब भी ऐड करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर प्रमोटेड बाय मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी स्टेज। गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है। फर्स्ट इज विजुअलाइजेशन, मानस दर्शन। सेकेंड, ट्रांसपोजिशन, पक्षांतरण। सी है मेमोराइजेशन, कंठस्थ करना। डी जनरलाइजेशन, सामान्यकरण। एंड ई इज एस्टिमेशन, अनुमान लगाना। इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी बताइए, कोड बताना है। जैसे यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार चार के, बताइए कि इनमें से कौन सा एक जो है वो हट सकता है, उसके हिसाब से आपको देख के बताना है। जल्दी से बताइए, वीडियो पॉज कीजिए, दोबारा क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए बी डी ई। ए बी डी ई यानी कि मानस दर्शन, पक्षांतरण, सामान्यकरण और अनुमान लगाना, ये चारों तो आएंगे, बस जो नहीं आएगा वो आएगा मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन हमारा पर्पस नहीं होता कभी भी मैथमेटिक्स टीचिंग का, तो इसके अलावा जो बाकी के चारों ऑप्शन है वो हमारे उद्देश्य रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज लीस्ट लाइकली टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी। क्या दे रखा है, लीस्ट, सबसे कम बच्चा विचार करेगा या सबसे कम उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। इन चारों में से कौन से मेथड से। फर्स्ट इज इवेल्युएट 72 इंटू 73 इन 3 डिफरेंट वेज एंड कंपेयर देम। पहला दे रखा है कि 72 और 73 को 3 अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करना है और उनको कंपेयर करना है। सेकेंड इज फॉर्मुलेट एनी 2 सिचुएशंस टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन 7x + 3 = 24। कोई दो ऐसी स्थितियां बतानी है, सूत्रबद्ध करनी है जो 7x + 3 को 3 = 24 को निरूपित कर सके, मतलब इसकी अलग अलग फॉर्म्स बतानी है आपको। थर्ड है, स्टूडेंट कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर एज 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। वेयर डिड शी गो रॉन्ग। एक बच्ची ने 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का एंड 10 सेंटीमीटर हाइट का एक जो है सिलेंडर है, उसका जो वॉल्यूम इसने फाइंड किया वो फाइंड किया 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो भी गड़बड़ी आई तो उसने कहाँ पर क्या गड़बड़ी करी ये बताना है। फोर्थ है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर लेना है, लंब वृत्तीय बेलन, उसका आयतन ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। इन चारों में से कौन सा ऐसा तरीका है जिससे कि बच्चे की सबसे कम क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका। Yes, the correct answer is option number 4, that is calculate the volume of a right circular cylinder of radius 3.5 centimeter and height 10 centimeter। इसमें क्या है कि केवल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और आंसर लाना है, तो इससे बच्चे की कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग वाली जो एबिलिटीज़ हैं वो डेवलप नहीं हो रही हैं। बाकी के जो तीनों ऑप्शन है उसमें बच्चे को सोचना पड़ेगा, क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ क्या कैसे है, कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए तीनों जो टास्क हैं ऊपर वाले 1 2 3, उनमें कहीं ना कहीं विवेचनात्मक जो विचारों का विकास हो सकता है, फोर्थ वाले में लीस्ट होगा, सबसे कम होगा।
इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। Which of the following aligns with the overall objective of achieving mathematics for all as per NCF 2005? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संरेख है? फर्स्ट, it should be acknowledged that mathematics is meant for selected few students. ये मान लिया जाना चाहिए कि गणित का महत्व कुछ विशेष विद्यार्थियों के लिए है। गलत है ये। सेकेंड, टेक्स्ट बुक शुड ओनली इंक्लूड प्रॉब्लम्स ऑफ एवरेज डिफिकल्टी। पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित प्रश्न केवल सामान्य कठिनाई वाले होने चाहिए। ये भी गलत है। इससे जो हायर एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कोई फायदा नहीं होगा। थर्ड, contributions of mathematicians from different regions and different social groups should be highlighted. विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदान की विशेषताओं पर बल देना चाहिए। फोर्थ, मैथमेटिकली टैलेंटेड स्टूडेंट्स शुड बी ग्रूम्ड इन आइसोलेशन। गणित में निपुण विद्यार्थियों को एकाकीपन में शिक्षण देना चाहिए। इन चारों में से कौन सा करेक्ट है? यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि बाकी सारे किसी भी तरीके से रिलेट नहीं कर रहे हैं मैथ से, यही रिलेट कर रहा है। अगर हमें जो एनसीएफ की अनुशंसा थी उसके अनुसार क्या है, सभी के लिए गणित, मैथमेटिक्स फॉर ऑल अगर हमें बताना है तो डिफरेंट मतलब ये एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स होते हैं उसके लिए, पर इन चारों में से जो बेस्ट है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है कि विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूह वाले गणितज्ञों के योगदान की विशेषताओं पर बल देना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। Which of the following is considered as a characteristics of an effective mathematics classroom? गणितीय कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है? ए, ग्रुप वर्क एंड ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डिस्करेज्ड। समूह में कार्य और समूह में समस्या सुलझाने को हतोत्साहित करने की बात करना, इसलिए ये फर्स्ट गलत है। सेकेंड, इट इज एम्फेसाइज दैट मैथमेटिक्स इज इसेंशियली अ कॉन्क्रीट सब्जेक्ट। महत्व दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है, कॉन्क्रीट सब्जेक्ट के रूप में उसको महत्व दिया जाना चाहिए। थर्ड है, मल्टीपल वेज ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम आर इनकरेज्ड। एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। फोर्थ इज, स्टेप फॉर सॉल्विंग अ न्यू प्रॉब्लम आर नीटली डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन द बोर्ड बाय द टीचर। अध्यापक द्वारा एक नई समस्या को हल करने के चरणों को कुशलता से बोर्ड पर निरूपित करना चाहिए। इन चारों में से कौन सा हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम। एक प्रभावी शिक्षण जो है गणित शिक्षिका या गणित क्लासरूम का एग्जाम्पल है। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, मल्टीपल वेज ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम आर इनकरेज्ड। एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। आई होप आपको बाकी के एक्सप्लेनेशन की तो जरूरत नहीं है, वो हमने साथ साथ दिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। इस टाइप के अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट metaeducation.co.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ सीटेट से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट हमने अपलोड किया हुआ है, टेस्ट सीरीज़ हैं और MCQs हैं जो आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले मिल जाएगा और जाके क्लिक करिए उस पर और आप एक्सेस कर सकते हैं सारे जो भी MCQs वगैरह है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? फर्स्ट, बिगिन बाय राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। प्रारंभ में एक घन के आयतन के सूत्र को लिखना। सेकेंड, इनकरेज प्रिसाइज कैलकुलेशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। प्रारंभ से ही सटीक परिकलन को प्रोत्साहित करना। थर्ड, बिगिन बाय इंट्रोड्यूसिंग स्टूडेंट टू द वॉल्यूम ऑफ 2D फिगर्स। विद्यार्थियों को प्रारंभ में 2 विमाओं वाली आकृतियों के आयतन की जानकारी देना। फोर्थ इज, इनकरेज स्टूडेंट्स टू फिगर आउट वेज टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना। इन चारों में से कौन सा सही होगा? जब हम अगर क्लास में जो है आयतन या वॉल्यूम पढ़ाने की बात करें, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम हमारा टॉपिक है, इसकी बात कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सी डिजायरेबल प्रैक्टिस होनी चाहिए? जल्दी से बताइए 56 का कौन सा आंसर करेक्ट है? ये द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, इनकरेज स्टूडेंट टू फिगर आउट वेज टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? पहले कह रहे हैं नॉट ट्रू, क्या सही नहीं है? अकॉर्डिंग टू पियाजेस व्यू ऑफ
चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। पियाजे के अनुसार बच्चों की द्विक स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? फर्स्ट, प्रोग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिक आइडियाज फॉलोज अ डिफिनिट ऑर्डर। ज्यामितीय बोध की प्रगति एक सुनिश्चित क्रम का अनुसरण करती है। सेकेंड, प्रोग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिक आइडियाज फॉलोज अ हिस्टोरिकल रादर देन अ लॉजिकल ऑर्डर। ज्यामितीय बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है, ना कि तर्क संगत क्रम में। थर्ड, अर्लीस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस इज फॉर्म्ड बाय चाइल्ड सेंसरी मोटर एक्सपीरियंसेस। बच्चों में द्विक स्थान की प्रारंभ समझ उनके ज्ञानेंद्रिय प्रेरक अनुभवों से उत्पन्न होती है। फोर्थ, coordination of different visual and tactile experiences is required for understanding projective spaces. प्रक्षेपित द्विक स्थान को समझने के लिए विभिन्न दृश्य और स्पर्शीय अनुभवों के तालमेल की आवश्यकता होती है। इसमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। ज्यामितीय बोध की प्रगति इतिहास क्रम में होती है, ना कि तर्क संगत क्रम में। ये हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बाकी सारे पियाजे के जो रूल है या पियाजे का जो व्यू है उसको फॉलो करते हैं, बस ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो पियाजे के रूल को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है जो भागु जोगा या फिर जो बोर्ड मास का रूल होता है, बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, M for multiplication, A for addition and S for subtraction। तो जो बोर्ड मास का जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को लिखिए, पेपर कॉपी पे सॉल्व करिए एंड हमारे वीडियो से के आंसर से मैच करिए कि आपका आंसर क्या गया। क्वेश्चन दे रखा था -2 × -3 प्लस ब्रैकेट में 20 डिवाइडेड बाय -4 माइनस -24 डिवाइडेड बाय 8 माइनस ब्रैकेट में 16 डिवाइडेड बाय माइनस का 2 इज इक्वल्स टू -28 डिवाइडेड बाय 7 प्लस x। और आपको यहाँ क्या पता करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 12 × 3 किया, प्लस माइनस 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 प्लस हो गया तो 36 आ गया प्लस का। फिर अंदर जो ब्रैकेट है उसके अंदर की चीज़ें सॉल्व करेंगे। 20 डिवाइडेड बाय -4 तो माइनस का 5 आ गया, -24 डिवाइडेड बाय 8 तो -3 हो गया। आगे 16 डिवाइडेड बाय -2 किया, देन -8 बचा रहा। राइट साइड पे -28 डिवाइडेड बाय 7 किया, देन -4 हमारे पास बचा रहा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, -5 माइनस माइनस का 3 तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, +3 आ गया यहाँ पर। सिमिलरली माइनस माइनस प्लस हो गया तो +8 आ गया। अब इसको अगेन हमें सॉल्व करना है, 36 को ऐसे ही लिखा, ब्रैकेट को सॉल्व किया, -5 + 3 -2, -4 राइट साइड पे गया तो वो माइनस का +4 हो गया। अब इस पूरे को सॉल्व करा तो x = 46 हमारे पास आंसर आ गया, जो कि 58 का थर्ड ऑप्शन है। इसलिए 58 का थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि दिस वन। आई होप आपका भी आंसर सेम गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। If an 8-digit number 30x 30x0867y is divisible by 88, अगर कोई 8 डिजिट का नंबर है, ये दे रखा है, वो 88 से डिवाइड हो रहा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x + y। तो आपको 3x + y की वैल्यू पता करनी है। देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे है। ये जो यहाँ डिजिट दे रखी है 30x0867y, इसको आपको डिविजिबिलिटी के जो रूल्स होते हैं, यानी कि 8 और 11 से डिविजिबल कब कब होगा, वो वाले रूल अप्लाई करके देखने हैं और फिर आंसर पता करना है। एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है, देन उन एक्स और वाई की वैल्यूज़ को इसमें रख के आंसर पता करना है। आई होप आपको ये आता होगा। अगर नहीं आता है तो हमारा वीडियो देखिए, हमने इसमें सॉल्यूशन पूरा बताया है। चलिए देखते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर 30x 0x0867y। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि 88 से डिविजिबल है। तो 88 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं हमारे 8 एंड 11। ठीक है, दोनों फैक्टर्स हैं हमारे। अब हमें ये देखना है कि ये डिजिट 8 से डिविजिबल है, होनी चाहिए। तो 8 से डिविजिबल होने के क्या रूल होते हैं। 8 से डिविजिबल का जब हमें देखना होता है तो हम क्या देखते हैं, जो लास्ट के 3 नंबर्स हैं उनको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लास्ट के 3 नंबर में जो 100 प्लेस का नंबर है यानी कि 6, वो हमारा इवन है या ऑड है। यहाँ पर ये इवन नंबर है। अगर इवन नंबर होता है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं होता, फिर उसे छोड़ देते हैं। फिर लास्ट के 2 डिजिट यानी कि 7 और y से हमारा केवल मतलब रह जाता है। 7y शुड बी डिविजिबल बाय 8, ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो 7, 71, 72 या 70 से लेके 79 तक ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 से डिविजिबल रहता है, वो है हमारा 72। तो इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, y शुड बी इक्वल्स टू 2। तो जो नया नंबर बना वो बना 30x0867 2।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं, अब हमारे को x की वैल्यू पता करनी है। तो जो ये नया नंबर बना उसको, वो 11 से डिविजिबल होगा, उसकी क्या कंडीशन होगी कि जो उसके ऑल्टरनेटिव्स आ रहे हैं, ऑल्टरनेटिव्स जो डिजिट हैं उनको ऐड करके उनका जो माइनस आ रहा है, मतलब सम का माइनस जो आ रहा है, वो हमारा 11 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ठीक, तो 3x और 8 और 7 इन सबको ऐड कर दिया, मतलब पहला नंबर, तीसरा नंबर, फिफ्थ नंबर, सेवेंथ नंबर, इन सबको एक जगह ऐड कर लिया और बचे हुए 0, 0, 6 एंड 2 को एक जगह ऐड कर लिया। इसको ऐड करा, हमारे पास वैल्यू आई 18 प्लस एक्स। इसको ऐड करा, वैल्यू आई 8। इस पूरे को सॉल्व करने पर आंसर आया 10 प्लस एक्स। 10 प्लस एक्स मतलब एक्स कुछ ऐसा नंबर जोड़ा जाए जो कि वो पूरा नंबर बनने के बाद में 11 से डिविजिबल हो जाए। तो 10 प्लस एक्स हम कितना करेंगे एक्स में, 1, एक्स की जगह पर हमने लिख दिया 1। तो जो पूरा नंबर आया वो आया हमारा 11 विच इज डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 x की वैल्यू आ गई। ठीक, अब क्या करना है, इसकी जगह पर जो भी वैल्यूज थी वो हमें रख देनी है। तो जो नया डिजिट बनी वो बनी 30108672। अब जो क्वेश्चन था 3x प्लस वाई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई 1, y की वैल्यू आई 2। तो जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, 59 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर एक पूरा हमें भिन्न या फिर जो फ्रैक्शंस है मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में एक पूरा दे रखा है एक्सप्रेशन। इसको सॉल्व करके आंसर बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन लिखिए और इसे सॉल्व कीजिए। तब तक हम सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। देखिए हमारे को ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 6/2/3, इसको सॉल्व किया तो 6 3 ज़ा 18 प्लस 2 हमारा हो गया 20/3 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 5 प्लस 1 5/2 इंटू 3 4 ज़ा 12 प्लस 3 यानी कि 15/4 माइनस 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11/2। जो नीचे वाली वैल्यू वो नीचे ही रह जा रही है, ठीक है ना, इंटू 4 प्लस 1 16 प्लस 1 17/4 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5/3 एंड इसको सॉल्व किया, ब्रैकेट जो था तो हमारा ये 2 से 4 कट गया तो 2 रिमेनिंग बचा, 3 से 3 कैंसिल। अब यहाँ बचा 7/8 प्लस 1/2। तो इनको जो हम सॉल्व करेंगे 7/8 प्लस 1/4 1/2 को, तो एलसीएम लेने के बाद में इतना वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व किया पूरे को तो हमारे पास 20/3 इंटू 5/2 डिवाइड में आ रहा था, उसको रिवर्स करके लिख लिया, इंटू 2/5 हो गया वो। बाकी चीज़ें जैसे थे वैसे लिखते गए। इसको प्लस और माइनस करके सॉल्व करेंगे, इनको डिवाइड किया तो बचा 10। इस पूरे को सॉल्व किया तो जो हमारे पास आंसर आया वो आया माइनस का 6/24। इसको जब हमने सॉल्व किया देन आया 133/12। इसको अगेन सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आ गया माइनस 11/11/1/12। दैट इज द ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं क्या कौन सा ऑप्शन था, -11/1/12 ही हमारा ऑप्शन नंबर 1 था। आई होप आपका भी सेम सॉल्यूशन गया होगा और आंसर भी सेम आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा देन लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर कीजिए जिससे कि उनके लिए भी ये फ्रूटफुल रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।